दुनिया में 90% जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पेट के कारण होती है। खाने के तौर तरीके कौन से होने चाहिए, कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिट डाइट पे कैसे जाना चाहिए। लोगों को वेट लॉस करना है, लोग जो है भूखे रह रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं, फिर भी लोगों का वेट लॉस या बेली फैट कम क्यों नहीं होता है? अगर आपको अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, या आगे आने वाली बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आई एम श्योर आपको भी न्यूट्रिशन और डाइट की जरूरत है। रोटी है, चावल है, वही हम खाते हैं और हमको लगता है शायद वही खाने के कारण कहीं ना कहीं हमारा वेट जो है वो कहीं ना कहीं गेन हो रहा है, फैट ज्यादा बढ़ रहे हैं। खा के भी आप आपका वेट लॉस कर सकते हो 100%, क्योंकि हमें अगर वेट लॉस करना है तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, बल्कि आपको उसे अच्छे से मैनेज करनी है। तो राइस खाते हैं, अब लोगों को लगता है कि भाई जो व्हाइट राइस जो हम यूजुअली हर कोई खाता है जी, वो नहीं खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाना चाहिए, उससे हम लोगों के जो फैट्स है वो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, फैट्स कम है। तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? तो घी खाने में खा लेते हैं, घी मिठाइयों में हो जाता है, घी हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि भाई घी खाने से कहीं ना कहीं हम लोग में फैट जो है वो बढ़ जाता है, वेट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। क्या ये सही है? हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमें फ्रूट्स में शुगर मिलती है, दोनों में क्या फर्क है? अगर हम देखेंगे कि भाई शुगर नहीं खाओ आपका वेट बढ़ जाएगा, तो जो फ्रूट्स होता है वो भी नहीं खाए क्योंकि उसमें भी शुगर है, तो दोनों में क्या फर्क है? ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम है कि भैया ये टाइम पे अगर आप अपना जो है खाना खाते हैं, भाई वो लंच हो डिनर हो, तो वो कहीं ना कहीं वेट लॉस या बेली फैट। सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग आज की तारीख में सुबह का ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं। तो ये सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और द SKR पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो काफी स्पेशल है क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो डाइट के बारे में है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि डाइट क्या होता है। आज हम उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। और जहां तक हम लोगों ने ये भी सुना है कि दुनिया में 90% जो बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान के कारण होती है। हम खाते पीते हैं कुछ भी, पेट को बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कचरे का डब्बा जो आए वो हमने खा लिया, तो यही आगे जाके कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। अगर हम हमारे डाइट के ऊपर पहले से ही ध्यान दें तो कहीं ना कहीं फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम मिलने वाले हैं सीनियर डाइटिशियन स्नेहा गीते से। स्नेहा मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करते हैं स्नेहा मैडम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं डाइटिशियन हूँ स्नेहा गीते। मेरा टोटल 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। गए कुछ सालों से लोगों की जो लाइफस्टाइल है बहुत हेक्टिक, बहुत सेडेंट्री हो गई है, लोगों को खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है कोई बीमारी होने के बाद। लेकिन अगर आप आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर करते हो, खाने के खान पान थोड़ा अच्छा करते हो, खाने के चेंजेस लाते हो कुछ, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई और पर्सन की जरूरत होती है, तो जिसे बोलते हैं डाइटिशियन। तो आप जो खाना खाते हो, जो डाइट लेते हो, वो इंट्रोड्यूस करने वाले कितना कैलोरीज खाना चाहिए, कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपके डाइट में आना चाहिए, ये जो आपको बताते हैं उन्हें कहते हैं डाइटिशियन। तो ये होते हैं डाइटिशियन। और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो डाइटिशियन ही होते हैं, लेकिन उनका फील्ड थोड़ा अलग रहता है। वो लोगों को सेमिनार्स देते हैं या उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जो क्रिएट करते हैं, या कोई प्रोटीन कंपनी के साथ जो जुड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। तो जहाँ पे न्यूट्रिशन को ऐड करना रहता है वो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। और जहाँ लोगों को अच्छे खाने से कैसे तौर तरीके बदल सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो बताने वाले जो होते हैं वो होते हैं डाइटिशियन। तो यही बस उनमें डिफरेंस होता है। बढ़िया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है डाइटिशियन न्यूट्रिशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि खा रहे हैं तो खाएं, हम सोचे कि कितनी कैलोरीज जा रही है, तो ये सारी चीजें काउंट होती है, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें। तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये डाइटिशियन का रोल क्या होता है? अगर मैं किसी डाइटिशियन को हायर करता हूं तो पर्पस क्या है? जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई है लोगों की। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, तो जैसे हमें अगर कान टोच बोलते हैं ना हम लोग, अगर सोनार के पास जाएंगे तो ही
हमें वो बिलीफ आएगा और वहीं पे जाके हम रिंग डालेंगे जो भी हो। राइट। वैसे ही खाने के तौर तरीके कौन से होने चाहिए, कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिट डाइट पे कैसे जाना चाहिए, तो उसके लिए और उसके साथ कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए तो वो डाइटिशियन ही है जो आपको गाइड कर सकता है। इसके लिए लोगों की आजकल की सोच इंप्रूव हो रही है, मैं ये कह सकती हूँ। उनको लग रहा है कि बीमारियां होने से पहले कुछ करना चाहिए, तो जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस तौर तरीकों को पकड़ के लोग डाइटिशियन के पास जाना शुरू कर रहे हैं अभी। स्नेहा जी, लोगों को वेट लॉस करना है, बेली फैट को कम करना है, चर्बी कमी नहीं हो रही है ना, लोग जो है भूखे रह रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं, गूगल से जो है वो देख रहे हैं कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फिर भी काम चीजें नहीं कर रही है। पर अगर हम गूगल से चेक करते हैं और वो डाइट को फॉलो करते हैं, फिर भी लोगों का वेट लॉस या बेली फैट कम क्यों नहीं होता? तो वही तो मेन क्वेश्चन है कि आप जब ऑनलाइन कुछ चीजें सर्च करते हो तो वो एक जेनरिक होता है। जैसे कि एक बंदा है, उसको 1400 किलो कैलोरी का प्लान आपने डाल दिया, वो चैट जीपीटी या गूगल पे मिल जाएगा। बट आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका ईटिंग टाइमिंग्स क्या है, आपका क्यूजिन क्या है, आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, मराठी हो, गुजराती हो, प्लस आप कौन से टाइम पे क्या खाना प्रेफर करोगे, ये सब चीजें तो गूगल नहीं देगा। इसके लिए आपको एक कस्टमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो कस्टमाइजेशन सिर्फ एक डाइटिशियन ही दे सकता है कि कौन से टाइम पे कितनी कैलोरीज और किस तरीके से उसको पूरे दिन में डिवाइड करना है, ताकि आपका वेट गेन भी ना हो बट आपको एनर्जेटिक भी लगे एंड यू आर फीलिंग फ्रेश ऑल्सो, और लगे भी ना कि आप कोई तरीके का डाइट प्लान कर रहे हो। तो इसके लिए एक प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाके ही डाइट प्लान चालू करना बहुत बेहतरीन होता है, और रिजल्ट्स भी जो आते हैं वो लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल रहते हैं। बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि चलिए अगर मैं बेली फैट या हम बोल सकते हैं कि वेट लॉस के लिए मैं डाइटिशियन के पास जाता हूँ, यस, तो डाइटिशियन आगे करते क्या है, क्या प्रोसेस किया जाता है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पूछते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है, वो आपको एनालाइज करता है। सिमिलरली जब भी आप एक डाइटिशियन के पास जाते हो, पूरी की पूरी आपकी लाइफस्टाइल हिस्ट्री वो जान लेते हैं। जैसे कि आपका सुबह से उठने से रात को सोने तक आप क्या खाना खाते हो, कौन से टाइप का खाना खाते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कितना पानी पीते हो, स्लीप कितना लेते हो, आपकी स्ट्रेस लेवल्स क्या है। अच्छा, स्ट्रेस में आपका पर्सनल स्ट्रेस है या फैमिली है या ऑफिशियल स्ट्रेस है, रेटिंग्स देना चाहते हो तो कैसे है। तो ये सब क्वेश्चनर पूछा जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 आवर रिकॉल किया जाता है, यानी पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या खाना खाया। तो ये एक बार पता चल जाता है तो हम एनालाइज कर पाते कि अच्छा ये बंदे का एक एवरेज कैलोरी इनटेक कुछ 1500 है, ये कोई भी तरीके का वर्कआउट नहीं कर रहा है, यानी ये कुछ बर्न नहीं कर रहा है, जो भी खाना है बॉडी में ही जा रहा है, निकल कुछ नहीं रहा है। तो उस हिसाब से उसको कैलोरी डेफिसिट पे लाना जरूरी है। तो बाबा ये 1500 से हम इसको 1200 पे लाएंगे, ठीक है, चलो 1200 तो आ गया, इसके बाद क्या फूड देना है ये भी तो जरूरी है। तो उसमें फिर वो नॉर्थ इंडियन है तो वो रोटी खाता है, मैं उसको अगर जवार की रोटी देती हूँ तो नहीं खाएगा। अगर कोई बंदा किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मैं उसको डायरेक्ट उससे निकाल दूंगी तो वो मेरे पास वापस आएगा ही नहीं। तो उसकी लाइफस्टाइल को समझ के वो किस तरीके के तौर तरीके अपनाएगा, उसी हिसाब से पहला डाइट बनाया जाता है और उसको डाला जाता है उस कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट पे। उसके साथ उसको मोटिवेट किया जाता है जो 5 पिलर्स होते हैं उसको फॉलो करने पे। जैसे कि आपका वर्कआउट क्या हो रहा है, नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट चलो वॉक से शुरुआत करो, नींद कितनी हो रही है, 5 से 6 घंटे होनी चाहिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं, पानी अगर सिर्फ 1 लीटर पी रहा है तो हम उसको 2 लीटर पे कैसे ला सकते हैं। तो ये सब चीजों का फॉलो अप करके हम उसको रिजल्ट देने का प्लान करते हैं। तो स्नेहा मैडम, ये तो मतलब वैसे ही हो गया कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी जो भी बीमारी है वो चेक करता है, एनालिसिस करता है, आपको दवाइयां लिख के दे देता है और आपको दे देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर प्रोसेस जाता है, उसके बावजूद लोगों का जो वेट है या बेली फैट है वो कम नहीं होता, इसका क्या रीजन? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डॉक्टर्स के बारे में बताया कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, ट्रीटमेंट प्लान ऑफ एक्शन दे दिया, पेशेंट ने मेडिसिन ले ली, चालू कर दिया ट्रीटमेंट। क्या भरोसा है कि पेशेंट वापस डॉक्टर के पास चला जाए? कोई भरोसा नहीं है। वो अपने आप से 10 दिन के कोर्स में भी 5 दिन करेगा, उसके बाद तो कोई लेता भी नहीं है।
राइट। एंड डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल आपके फर्दर रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे। डॉक्टर विल कॉल यू फॉर अ फॉलो अप, अगर आप गए तो वो आपका काम है, नहीं गए तो नहीं। बट यही पे फर्क रहता है डाइटिशियन में। डाइटिशियन अगर आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उनका ये प्रोटोकॉल है कि वो आपके साथ फॉलो अप पे रहे, एक फॉलो अप रेजिमे रहता है, ताकि आपका वीकली स्केड्यूल फॉलो हो रहा है क्या, वंस इन 15 डेज, जो भी आपकी डाइटिशियन बता रहे, वंस इन 15 डेज हो या वंस इन अ मंथ हो, तो रेगुलर फॉलो अप कॉल्स होते हैं, उसमें आपको बुलाया जाता है फॉलो अप के लिए। प्लस आपका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो किस तरीके में डाइट में चेंजेस करने चाहिए, तो ये सब चीजें एज अ डाइटिशियन मैटर करती है। तो आपको रिजल्ट लाने तक की जर्नी में डाइटिशियन आपके साथ रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देना या सिर्फ कंसल्टेशन करना नहीं है, एक रेगुलर फॉलो अप करके आपको एट द एंड ऑफ द जर्नी आपको रिजल्ट आने ही चाहिए, ये उनका गोल है। ज्यादातर हम लोग डाइटिशियन या न्यूट्रिशन ऐसे जो शब्द सुनते हैं तो दिमाग में यही आता है कि ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको उनका फिगर मेंटेन करना है या फिजिक को मेंटेन करना है उनके लिए होता है, या जो रिच होते हैं जिनके पास पैसा होता है वही ये सारी चीजों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। मिडिल क्लास है वो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्या ये सच है? जो पहले के जमाने में जब इनिशियली ये डाइट सब्जेक्ट आया था तभी ये था कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही ये बना है। अगर आपको हेल्दी रहना है, कोई भी बीमारी से अगर आपको खुद को बचना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिच लोगों का सब्जेक्ट है। आई थिंक एवरीवन हु ईट्स फूड, ओके, उस सबको न्यूट्रिशन और डाइट की जरूरत है। अगर आपको अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, या आगे आने वाली बीमारियों से अगर आपको बचना है, तो आई एम श्योर आपको भी न्यूट्रिशन और डाइट की जरूरत है। अगर आप बोलते हो कि प्रीमियम है या पैसा लगता है, तो अगर आप आज भी होटल में जाते हो खाना खाने के लिए तो 2-3 हजार तो बिल तो आराम से आप भरते ही होगे। क्लोथिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, हम घूमने के लिए खर्चा करते हैं। तो अगर आप फिजिकल लाइफस्टाइल पे इतना ध्यान दे सकते हैं, बाहर की लाइफस्टाइल पे अगर इतना दे सकते हैं, तो इंटरनल हेल्दी रहने के लिए अगर हम थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करेंगे तो आई एम श्योर इट इज वर्थ इट। बिकॉज अगर आप अच्छे से अंदर से अच्छे रहोगे तो ही बाहर से आप खुद को अच्छा दिखा सकते हो, राइट। लोगों को जो लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जिम में जो खर्चा करते हो उतना ही अप्रोक्सीमेटली आपको खर्चा आएगा। एंड आई थिंक उतने से खर्चे में तो आप अच्छी जिंदगी बहुत टाइम के लिए जी सकते हो। आपकी लाइफ स्पैन इंप्रूव होगी, लाइफ इंप्रूव हो रही है। अगर आपकी एज कम हो रही है, एंटी एजिंग हो रहा है, तो आई एम श्योर उतना तो आप स्पेंड कर ही सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव आई कैन से फॉर योर हेल्थ। स्नेहा मैडम, हम इंडियन जो हमारा खाना होता है ज्यादातर कार्ब बेस्ड ही होता है, जहाँ पे रोटी है, चावल है, वही हम खाते हैं और हमको लगता है शायद वही खाने के कारण कहीं ना कहीं हमारा वेट जो है वो कहीं ना कहीं गेन हो रहा है, फैट ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बेसिकली अगर आप बचपन से रोटी और चावल खाते आ रहे हो तो आपको क्यों छोड़ना है उसको? वो खा के भी आप आपका वेट लॉस कर सकते हो 100%, क्योंकि हमें अगर वेट लॉस करना है तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, बल्कि आपको उसे अच्छे से मैनेज करनी है। रोटी को कभी खाना है, चावल को कितना खाना है, कौन से टाइम पे खाना चाहिए, उसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, किस तरीके का प्रोटीन कंबाइन कर सकते हो ताकि वो रिजल्ट दे। तो अगर ये छोटी छोटी चीजों पे आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हो तो 100% बिना कुछ छोड़े आप आपका हेल्दी वेट लॉस कर सकते हो। ये तो मैडम आप बिल्कुल अपोजिट ही बातें कर रहे हैं। ये हम लोगों ने सुना नहीं। हम लोगों को लगता है कि भाई हम खाना कम कर देंगे या बंदी कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो वेट लॉस है या फैट लॉस है वो हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर हम जो राइस खाते हैं, अब लोगों को लगता है कि भाई जो व्हाइट राइस जो हम यूजुअली हर कोई खाता है जी, वो नहीं खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाना चाहिए। उससे हम लोगों के जो फैट्स है वो उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, फैट्स कम है। तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखिए, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो थोड़ा फाइबर में है, ओके, कि ब्राउन राइस में आपको थोड़ा फाइबर ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू व्हाइट राइस। अदरवाइज अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स पकड़ते हैं, यानी जब खाने के बाद जो शुगर रिलीज होती है आपके ब्लड में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है। इस कार्बोहाइड्रेट को आप किस प्रोटीन के साथ कंबाइन कर रहे हो, जैसे आप चिकन करी ले रहे हो अगर, या आप पनीर की करी ले रहे हो, या आप दाल ले रहे हो, ओके, तो आप अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हो तो वो आपके शुगर लेवल्स को ब्लड में इंक्रीज नहीं करेगा,
और आपका जो वेट लॉस है वो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रहेगा। तो कलर ऑफ द राइस डजंट मैटर एज सच, इट मैटर्स द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द राइस, एंड आप उसके साथ क्या कंबाइन कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि राइस में प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में खाते तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा आप ये बता रहे हैं कि राइस के साथ में आप क्या खा रहे हो वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। यस, क्योंकि जब आप प्रोटीन आपके डाइट में ऐड करते हो, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्रोटीन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। अगर आप पूछने वाले हो तो वी कैन डिस्कस इट। तो प्रोटीन क्या करता है कि आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रोटीन खाते हो तो उसकी ना एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो बहुत गर्म है, थर्मल एनर्जी उसकी ज्यादा है, तो उसको बर्न करने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, अगर प्रोटीन बर्न करना है तो एनर्जी ज्यादा लगती है, तो एनर्जी ज्यादा लगती है यानी आपका फैट जो है वो ज्यादा बर्न होता है। इसके लिए अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फैट के फूड के साथ प्रोटीन को कॉम्बिनेशन में डालते हो तो आपकी जो ओवरऑल थर्मल एनर्जी है, आपकी मेटाबॉलिज्म है, वो बढ़ने लगती है और आपका वेट जो है वो कम होने लगता है। इसके लिए कॉम्बिनेशन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली आगे के लिए हम वो एपिसोड में वो सारी चीजें कवर करेंगे। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम फैट्स के बारे में बात करते हैं या हम वेट गेन के बारे में बात करते हैं, तो घी जो होता है इंडिया में ये हो जाता है कि कई घी जो हम खाते हैं तो घी खाने में खा लेते हैं, घी मिठाइयों में हो जाता है, घी हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि भाई घी खाने से कहीं ना कहीं हम लोग में फैट जो है वो बढ़ जाता है, वेट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी गलत है। फैट और घी, बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं एंड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। लोगों को एक दिमाग में डाला गया है कि अनसैचुरेटेड फैट्स ही हेल्दी होते हैं और सैचुरेटेड बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सैचुरेटेड में अगर आप कोकोनट ऑयल और घी कंसिडर करते हो, दे आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, बिकॉज घी में MCT करके, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड करके एक फैट होता है जो आपके नॉर्मल फैट साइकिल से पास आउट होके आपके बॉडी में वर्क करता है। तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम जो है वो बहुत अच्छा होता है अगर आप आपके डाइट में घी या कोकोनट ऑयल को ऐड करते हो। तो घी से वेट गेन नहीं होता है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज भी एक्सेस में खाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको आदत है 2-2, 4-4 टीस्पून ऑयल घी लेना 2 या 3 बार दिन में, तो ऑफकोर्स आपका टोटल कैलोरी इनटेक तो बढ़ेगा। यस, तो ऑटोमेटिकली समवेयर इट इज गोइंग टू हेल्प इन पुटिंग ऑन द वेट। इसके लिए अगर आप अच्छी चीजें भी खाते हो तो उसको भी क्वांटिटी में ध्यान देना है। अदरवाइज कोई भी ऐसा गलत मिथ है या मिसकंसेप्ट बोल सकते हैं कि घी से वेट गेन होता है। घी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, ओवरऑल रिजल्ट्स देने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घी इज द बेस्ट। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोगों को ये कंफ्यूजन था। हाँ, ऑब्वियसली एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। ऑयल के बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई ऑयल के कारण भी कहीं ना कहीं हमारे फैट गेन हम करते हैं, वेट उसमें भी गेन होता है, इज दैट सो? नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन कंसेप्ट। ओके, तो अगर हम जैसे आपने ऑयल पे अगर आप आ ही गए तो मैं 3 छोटी छोटी चीजों के बारे में क्लियर करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हम जो भी कुछ खाते हैं वो उससे हमें मिलती है कैलोरीज, बराबर है? कितनी क्वांटिटी में क्या खाते हैं उससे उतनी कैलोरीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम प्रोटीन आपको देता है 4 कैलोरीज, 4, और 1 ग्राम ऑयल आपको देता है 9 कैलोरीज। तो अगर आप 2 टाइम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब जाके वो, यानी इसमें उससे भी ज्यादा कैलोरीज आपको 1 ग्राम ऑफ ऑयल में मिलता है। तो अगर आप 10 ग्राम की रोटी ले रहे हो और 10 ग्राम का बटाटा वड़ा या अगर कोई तली हुई चीज ले रहे हो तो इसमें 40 कैलोरी मिलेगी, इसमें आपको 90 कैलोरी मिलेगी 10 ग्राम के हिसाब से। यही डिफरेंस होता है ऑयल में। तो ऑयल बुरी बात नहीं है, बट ऑयल की कंजम्पशन, लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके ऐसे तेल डाल देते हैं खाने में, यू नो, वो ऊपर जब लेयर आता है तो लगता है कि ये टेस्टी बना है। बट अभी आजकल डॉक्टर्स खुद प्रमोट कर रहे हैं ये चीज को कि आप ऑयललेस कुकिंग भी अच्छी और टेस्टी कर सकते हो। लोगों को लगता है ऑयल से टेस्ट आता है, नहीं, स्पाइसेस से टेस्ट आता है। जो धनिया, जो नमक, जो लाल मिर्ची, हल्दी, ये सब डालोगे उससे उसमें टेस्ट आता है, तेल से नहीं।
तेल जरूरी क्यों है कुकिंग के लिए? उससे क्विक कुकिंग होता है, जो भी कुक होता है वो जलता नहीं है, इसके लिए हम तेल डालना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा क्वांटिटी को कम करोगे तो तेल अच्छी ही चीज है। बट क्या होता है इंडियन कंसेप्ट में, इंडियन फैमिलीज में तेल यानी तेल से ही खाना बनता है, तो एक्सेस तेल इनटेक होते 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 आपका ट्राइग्लिसराइड्स और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बैड वाला वो बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे वो अफेक्ट करता है। राइट, यानी कि तेल का प्रॉब्लम नहीं है, अगेन क्वांटिटी मायने रखती है। यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोगों को ये सुना है कि भाई मीठा खाने से कहीं ना कहीं फैट हम बढ़ाते हैं, शुगर मीठा होता है, उसके कारण लड्डू है, पेड़े है, मिठाइयां हैं, सीजन जैसे ही त्योहार के आते हैं तो मिठाई खाते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि भाई मीठा खाने से ही कहीं ना कहीं हम फैट बढ़ा रहे हैं और वेट भी कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं, तो क्या ये सच है? यस, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट राइट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होता है उसमें। आप 1 टीस्पून शक्कर चाय में डालते हो तो उससे जो मीठापन आता है उससे 5 से 6 गुना ज्यादा वो एक मिठाई में आपको मिलता है, इतनी ज्यादा शुगर उसमें होती है। तो शुगर क्या है? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप पानी में 1 चम्मच शुगर डालते हो 1 मिनट में घुल जाता है, वैसे ही जैसे ही बॉडी में शुगर चला जाता है ये सिंपल शुगर विद इन फ्यू मिनट्स घुल जाता है। और ये एक्सेस शुगर क्या होता है, आप बहुत वो बड़ा एक कंसेप्ट है कि शुगर जैसे ही बॉडी में आता है इंसुलिन रिलीज होता है, फिर वो इंसुलिन का काम होता है वो शुगर को उठाना और सेल्स में पहुंचाना, लेकिन वो एक्सेस क्वांटिटी में अगर रहेगा तो वो सेल्स भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर ये एक्सेस शुगर कहा जाता है, ये जाता है लिवर में, तो ये लिवर को तकलीफ देना शुरू करता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कि बॉडी की कैपेसिटी 100 कैलोरीज की है, आपने आज मिठाई खा ली, 200 कैलोरी एडिशन ले लिए, तो ये 200 कैलोरी बॉडी क्या करेगा, लिवर बोलेगा ये भाई आ जा मेरे पास, आजा मैं संभाल के तुझे रखता हूं। तो वो जो 200 कैलोरी एक्स्ट्रा गए वो लिवर अपने पास लेगा, लिवर उसको प्रोसेस थोड़ा जितना कर सकता है उतना प्रोसेस करेगा और उसमें से जो भी फैट है और जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो टोटल कन्वर्ट करेगा फैट में और उसको स्टोर करेगा लिवर में। इसी तरीके से वो बढ़ते 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 फैटी लिवर में स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, तो आपकी लिवर में तकलीफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो लिवर में फैटी लिवर, जैसे मैंने बोला फैटी लिवर जैसे होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं वहां से आपकी पैंक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर, आपका किडनीज सब स्लोली 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 अफेक्ट होता है। तो जैसे बोला एक एडिशनल मिठाई मैंने खा ली, बॉडी को जरूरत नहीं थी, इधर आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज के चांसेस बढ़ेंगे या आप पे लिवर पे काम बढ़ेगा और आपके ऑर्गन्स पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। इसके लिए अगर आपको खाना है तो आप ये देख सकते हैं कि उसके पहले या उसके बाद आप कुछ बाकी की चीजें नहीं खा रहे हो। मिठाई अगर खानी है तो मिठाई ही खाइए, उसके साथ आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज में कन्वर्ट होगा जो आपके बॉडी को स्टोर करने में दिक्कत होगी और स्लोली स्लोली वो वेट पुट ऑन होगा। इसके लिए शुगर ठीक ठाक क्वांटिटी में ही आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। तो अभी आपने जैसे कहा कि उसके मीठा आप खाइए, उसके आगे पीछे कोई चीज नहीं खाइए, तो अब जैसे कि आपने कहा हम लोगों को ज्यादातर ये होता है कि खाना खाने के बाद में हम लोग मीठा खाते हैं, तो अब ये है कि वो सही है या कि भाई अगर मीठा खाना है जैसे आपने बताया तो कब खाएं, पहले खाएं बाद में खाएं, कब? अगर आप कोई जैसे कि अभी कोई फेस्टिवल्स है और तभी मिठाई खा रहे हैं वो बात अलग है, क्योंकि वो रोज त्योहार नहीं बनते, कभी आ गया जो कोई फंक्शन हो गया तो आपने खा लिया। अगर आप बोल रहे हो रोज आपको खाना खाने के बाद क्रेविंग्स हो रहे हैं तो दिस इज अ सिग्नल टू योर बॉडी कि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आपके बॉडी में है। इधर आपका बॉडी में B12 डेफिशिएंसी हो सकता है या मैग्नीशियम जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से भी आपको चॉकलेट या स्वीट्स की क्रेविंग्स हो सकती है। तो अगर आपको ये हो रहा है मील्स के बाद आपको क्रेव हो रहा है, एक तो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं या अगर आपको उसको सटाइट करना है एक चीज कर सकते हैं, सलाद ले सकते हैं मील्स के साथ, या फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो जैगरी, थोड़ा सा गुड़ या वॉलनट। डू यू नो वॉलनट का जो शेप होता है वो ब्रेन का शेप है, तो आपको सटाइटी की फीलिंग देता है। अगर आप एक वॉलनट खाते हो बहुत देर आपको भूख नहीं लगेगी, तो एक वॉलनट खा लीजिए, आपकी बहुत शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल में आ जाएगी। That's a very quick and effective tip that you can follow. अब यहाँ पे अभी आपने जैसे जैगरी के बारे में बताया, गुड़ के बारे में बताया, अब मेरा वही सवाल था कि शुगर शक्कर अच्छी है या गुड़, क्योंकि मुझे तो चाय पीनी ही है। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मीठा खाना ही है,
तो अब यहाँ पे हम मुझे तो खाना है, तो शुगर जो मीठा है, शक्कर वो अच्छी है या जगरी यानी कि गुड़, तो आप बता पाएंगे? शुगर, आपने एक चीज और मिस कर दी, हनी। हाँ, हनी हनी हनी। शुगर हो, जैगरी हो या हनी, तीनों में 1 ग्राम यानी 1 टीस्पून में 5 कैलोरीज मिलने ही है तीनों में। तो कोई एज सच उसमें कोई डिफरेंस तीनों में भी नहीं है। एक ही चीज है कि जैगरी में थोड़ा आयरन लेवल्स बढ़ सकता है, इसके लिए बेटर है। बट अदरवाइज अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर आपको हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, तो 1 टीस्पून शुगर की चाय भी आप पी सकते हो, या एक छोटा सा गुड़ का पीस डाल के भी चाय पी सकते हो। कोई डिफरेंस आपके बॉडी की कैलोरीज में या आपके वेट लॉस में कोई उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपने अजीब बात कही है। हम लोगों को तो दिमाग में यही था कि नहीं भाई गुड़ की चाय पियो, ऑब्वियसली आपने कहा कि उसमें आयरन रहता है, वो एक एडवांटेज है। हमको तो लगा था कि वेट लॉस के लिए गुड़ की चाय पी लीजिए, तो ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं। अगर मैं वही बोल रही हूँ, आप एवरेज वेट हो, एवरेज इंडिविजुअल विदाउट एनी मेडिकल कंडीशंस, दिन में 3 से 4 टीस्पून शुगर की चम्मच से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उतनी तो कैलोरी बर्न आप हम दो फिजिकल एक्टिविटी जो थोड़ा बहुत चलते हैं घूमते हैं उसमें वो हो जाता है। बट फिर उसके बाद पूरे दिन में क्या खा रहे हो, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है जो हर चीज से आती है, रोटी हो या चावल हो, एनीथिंग विच इज कार्बोहाइड्रेट बेस्ड गिव्स यू शुगर। तो अगर आप डायबिटिक हो या अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन की शुरुआत है, तो फिर आपको शुगरलेस चाय पीनी चाहिए, ताकि आपके बाकी के मील्स में जो शुगर है वो कवर अप हो जाए उस तरीके से। ये जो हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमें फ्रूट्स में शुगर मिलती है, दोनों में क्या फर्क है? अगर हम देखेंगे कि भाई शुगर नहीं खाओ आपका वेट बढ़ जाएगा, तो जो फ्रूट्स होता है वो भी नहीं खाए क्योंकि उसमें भी शुगर है, तो दोनों में क्या फर्क है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो मुझे स्वीट क्रेविंग हो रही है, मैं नहीं तो मैं फ्रूट खा लेता हूँ। 2 टाइप की शुगर्स होती है, बहुत सारी शुगर्स होते हैं, बट जो बेसिक है वो ग्लूकोज है, ठीक है, और दूसरी जो रहती है वो है फ्रुक्टोज। ओके, जो आपके शक्कर से मिलती है या रोटी चावल से मिलती है वो है ग्लूकोज, जो इंस्टेंट रिलीज होती है। सिमिलरली सिंपल मॉलिक्यूल फ्रूट से जो मिलता है वो है फ्रुक्टोज, विच इज अगेन वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ शुगर। जैसे ही बॉडी में जाती है इंस्टेंटली शुगर रिलीज करता है। अभी फ्रूट्स में जो फ्रुक्टोज होता है वो डायरेक्ट आपके लिवर में जाता है। या तो अगर आपको कोई लिवर की बीमारी है या आपके फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिवर, तो इट इज सजेस्टेड दैट यू अवॉइड फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस। इट इज सजेस्टेड बिकॉज वो आपके डायरेक्ट लिवर में जा रहा है एंड लिवर का काम जो बढ़ जाता है और फ्रुक्टोज को बर्न करने में, इसके लिए अवॉइड करना कहा जाता है। अदरवाइज अगर आप हाई फाइबर वाले फ्रूट्स ले रहे हो, जैसे एप्पल है, पेयर है, पपाया है, ऑरेंजेस है, और सीजनल अगर रह रहे हो, जो सीजन में अवेलेबल है वैसे फ्रूट्स लिमिटेड क्वांटिटीज में, जैसे मिड स्नैक के तौर पे अगर आप ले रहे हो, तो 100% फ्रूट इज अ बेटर ऑप्शन देन अ नॉर्मल शुगर मॉलिक्यूल। और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रूट्स को, लोगों को लगता है फ्रूट्स हम खाने के टाइम पे फ्रूट्स बहुत सारे लोगों की आदत रहती है कि खाने के साथ फ्रूट भी ले लेते हैं, तो ये मत कीजिए, क्योंकि फ्रूट जो है ना वो विद इन 10 to 15 मिनट्स डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला सिंपल शुगर है, इंस्टेंट रिलीज हो जाती है। वेरएज नॉर्मल खाने को एक आधा घंटा 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये इंस्टेंट रिलीज डाइजेस्ट होने के वजह से वो फ्रॉथ क्रिएट करता है, और उसके ऊपर अगर आप खाने की परत डालते हो तो उससे गैसेस बन सकते हैं। तो अगर गैसेस की तकलीफ है या एसिडिटी हो रहा है, तो फ्रूट शुड नेवर बी कंज्यूम विद द मील्स। आप उसको मिड स्नैक में रखो, मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक्स में अगर फ्रूट लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। स्नेहा मैडम, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम है कि भैया ये टाइम पे अगर आप अपना जो है खाना खाते हैं, भाई वो लंच हो डिनर हो, तो वो कहीं ना कहीं वेट लॉस या बेली फैट से रिलेटेड कुछ रहेगा, ऐसा कुछ? सी, फर्स्ट थिंग मैंने जैसे स्टार्ट में ही बोला कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो बंदे को पूरे दिन में टाइम मिल ही नहीं रहा है, या उसका डिनर फैमिली के साथ रात को 9 बजे ही हो सकता है, तो मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ कि आप 7 बजे डिनर कर लो। तो वो सामने का जो व्यक्ति है उसकी लाइफस्टाइल को ही कंसिडर करके हम डाइट को उसके कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों में ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि डिनर थोड़ा लाइटर नोट पे रख सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी ले ली या दलिया ले लिया या चीलास ले लिए, सो इट विल बी अ लाइटर फॉर हिम। तो डाइजेशन भी बेटर हो जाएगा, सुबह वो मॉर्निंग में उठते ही उसका शुगर लेवल्स भी अच्छा रहेगा और उसका कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा।
तो इसके लिए डिनर्स को लाइटर नोट पे रख सकते हैं, बट टाइमिंग्स डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज योर कैलोरी इनटेक एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड दैट यू हैव इन द डिनर. तो ये आपको ध्यान रखना है. बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग आज की तारीख में सुबह का ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं. तो ये सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एज अ डाइटिशियन मैं कहूंगी इट्स 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप उठते हो आपके सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं, रिजुविनेट होते हैं. इट्स लाइक दे हैव गॉट अ न्यू लाइफ. तो जैसे स्मॉल बेबी जब बॉर्न होता है उसको दूध पिलाना जरूरी होता है, वैसे ही जब आप उठते हो आपके सेल्स को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है. और ब्रेकफास्ट, ये मॉर्निंग टाइम में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज हाईएस्ट, पीक होता है. इसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है. बहुत बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट आप राजा की तरह करो, डिनर आप चाहिए तो गरीब की तरह करो. सो ब्रेकफास्ट आई वुड सजेस्ट कि कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करो, घर पे जो बनता है वही खाओ. पोहा, उपमा, चीला, दलिया, ओट्स, इडली, डोसा साउथ इंडियन हो तो, या पराठास है, कुछ भी खा सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि ब्रेकफास्ट मिस मत करो. क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे तो आप डाइटिशियन को रेकमेंड कर ही सकते हो, पूछ ही सकते हो कि वो आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन करके दे ही सकते हैं. स्नेहा मैडम, जब भी वेट लॉस के बारे में हम बात करते हैं जी, तो बहुत बार लोगों का एक होता है, अब जैसे कि मैं चाहूंगा कि भैया मेरा जो वेट लॉस है या बेली फैट है ना, वो महीने भर के अंदर ही जो है कम हो जाए, मेरा जितना वजन है 10-15-20 किलो महीने भर में ही कम हो जाए. तो अगर हम स्टैंडर्ड देखेंगे ना कि भाई अगर हम हेल्दी रहे और हमारा वेट जो है महीने में कितना कम होना चाहिए अगर हम लोग वेट लॉस के पीछे भाग रहे हैं तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक ये ऑडियंस को सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं वो पूछते हैं मैं महीने में कितना कम करूंगा या कितना कम करूंगी. सी, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हाइट क्या है, आपका करंट वेट कितना है, और आपका बीएमआई क्या है. अगर आप बहुत ज्यादा बीएमआई में हो, बॉडी मास इंडेक्स, तो आपको टाइम लगेगा. एवरी बॉडी इज डिफरेंट. अगर मेरे पास सेम हाइट वेट का एक मेल आता है, मेल क्लाइंट आता है, और एक सेम हाइट वेट की फीमेल क्लाइंट आती है, तो अगर वो महीने में 10 केजी कम कर सकता है तो मे बी ये 5 ही केजी कम करेगी. क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एक तो हार्मोनल चेंजेस है, मेल फीमेल हार्मोन्स आर डिफरेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफस्टाइल अलग है, क्योंकि मेल्स को मे भी खुद का तैयार होना है, निकलना है, फीमेल्स को फैमिली का है, बच्चों का है, वो सब चीजें होती है. थर्ड थिंग, डिलीवरी के बाद फीमेल्स में बहुत हार्मोनल चेंजेस होने के वजह से एंड वो सब ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल दैट के वजह से बॉडी का जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो गया रहता है. तो उनको रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है. इसके लिए मैं कोई भी अगर क्लाइंट मेरे पास आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं उनको ये बताती हूँ कि आप सिर्फ वेट पे फोकस मत कीजिए, आप आपका फैट कम करने पे ध्यान दीजिए और उस साइड बाय साइड मसल गेन पे ध्यान दीजिए. जब आप फैट लॉस और मसल गेन करते हैं, मे बी आपका वेट सिर्फ 2 या 3 केजी ही कम हो, लेकिन आपके इंचेस बहुत अच्छे से अंदर गए होंगे. आपके 10 से 12 इंचेस कम हो गए, आपकी बॉडी और टोन्ड हो गई रहेगी, आपकी स्किन और टाइट हो गई रहेगी, आपकी चेहरा और ग्लो कर रहा है, एंटी एजिंग में आप जा रहे हैं. तो इस पे हमें ध्यान देना है. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेट लॉस, सिर्फ नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, आपके बॉडी में अंदर से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए. तो अगर 10 केजी का टारगेट कोई लेके चल रहा है तो एवरेज 2 से 3 महीना इज अ गुड टाइम, क्योंकि इनिशियली एडजस्ट करने में और बॉडी को रिजल्ट आने में उतना टाइम लगता है, और जब रिजल्ट आते हैं तो फटाफट वो आना शुरू हो जाते हैं. इसके लिए मैं स्टैंडर्ड एक 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन देती हूँ कि जिसमें आपका 8 से 10 केजी स्टैंडर्ड वेट लॉस विद इंच लॉस हो सकता है. इसके लिए किसी को भी रश करना नहीं है जब आप एक वेट लॉस प्रोग्राम में हो. स्नेहा मैडम, अगर आपके पास में कोई आता है डाइट के लिए तो उनको जिम लगाना या फिजिकल एक्टिविटी भी करना मैंडेटरी होता है क्या? क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता, हेक्टिक टाइम होता है. अब हम जिम जाएं या काम करें या ट्रैवलिंग इतना होता है कि बहुत तकलीफ हो जाती है. तो यहाँ पे अगर कोई आपके पास एज अ कंसल्टेंसी के लिए आता है तो उनको जिम ज्वाइन करना भी मैंडेटरी हो जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. आप सिर्फ अगर ऑफिस जाते जाते भी आप अगर 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, आने जाने में भी हो रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को आप एक्टिविटी तो दे रहे हो.
लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा तो एक्सरसाइज करना चाहिए। जिम में जाके ही करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप घर में योगा करो या आप 10 से 15 मिनट का होम एक्सरसाइजेस करो या हाफ एन आवर के लिए वॉक के लिए चले जाओ, दैट ऑल्सो कैन हेल्प। जिम इज नॉट द आंसर, आंसर इज डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी तरीके का हो, आपके बॉडी को आपको गर्म करना है, मेटाबोलाइज जो होता है एक्टिविटी होता है उसको इंप्रूव करना है, ये फोकस दीजिए बस। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई फास्टिंग के बारे में। हम लोगों को क्या लगता है कि भैया हमारा वेट अगर हमको कम करना है, बेली फैट कम करना है या वेट लॉस करना है, तो एक सबसे अच्छा उपाय है कि उपवास ही कर लो, फास्टिंग कर लो। ये कितना हद तक सही है? सी बहुत इट्स आवर कल्चर वी कैन से कि पहले के जमाने से फास्ट आते आए हैं, ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर्स में ये उपवास हो गया, वो उपवास हो गया। उपवास अच्छा होता है, इट्स लाइक पहले क्या होता था कि अगर आप हफ्ता भर कुछ खा रहे हो तो उसके लिए आपकी बॉडी को एक दिन, हफ्ते का एक दिन क्लीनिंग प्रोग्राम के तौर पे फास्टिंग होता है। दैट वाज अ साइंटिफिक रीजन। अभी क्या हो गया, लोग उसमें स्पिरिचुअल में डाल के हफ्ते में 3-3 4-4 दिन फास्ट कर रहे हैं। सोमवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप हफ्ते में एक दिन कर रहे हो दैट इज ओके। अलग अलग टाइप के फास्ट भी होते हैं, जैसे कि 24 आवर्स कुछ भी नहीं खाना या दिन भर बिल्कुल नहीं खा के रात को डिनर करना। तो उससे क्या होता है, पूरे दिन कुछ भी कैलोरीज नहीं लिए और झट से डिनर में एकदम ज्यादा ले लिए, तो वो भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। देर आर अदर टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक बहुत बहुत रिसेंटली आया हुआ एक कंसेप्ट है, कुछ सालों से ही आया है, जिसमें इंटरमिटेंट में बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे 12 घंटे का, कि 12 घंटे आप कंप्लीट फास्ट करो और 12 घंटे के ड्यूरेशन में आप खाना खा सकते हो। उसको ही बढ़ा के 14 एंड 16 आवर्स। 16 आवर्स इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 8 घंटे के ड्यूरेशन में आपको खाना खाना है और 16 घंटे बिल्कुल नहीं खाना है। तो क्या लोग क्या करते हैं, 8 घंटे में खाने मिला है तो कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है। फिर उसमें भी आपका स्पेसिंग होना चाहिए, अच्छी कैलोरीज ही लेनी चाहिए, हेल्दी वाला ही खाना है, और उसके बाद 16 घंटे में 0 कैलोरी इंटेक करना है। तो ये कुछ इफेक्टिव तरीके हैं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट ये किसके लिए है, जिनका वेट बहुत स्टक हो गया है, कुछ भी करके वेट कम ही नहीं हो रहा है, प्लेटू आ गया है, तो उनके लिए ये अलग अलग इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन उसमें भी कैलोरी बजट जो मैंने बोला वो ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये अगर आप खुद से करने जाओगे तो नहीं होगा, आपको किसी प्रॉपर टेक्निकल जिसको नॉलेज है, जैसे डाइटिशियन को, उनसे ही प्रॉपर नॉलेज लेके ही आपको ये आगे करना जरूरी है। स्नेहा जी, आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई है जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और बहुत सारी चीजें तो मुझे ही सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मतलब एनलाइटमेंट कर दिया हमें आपने। आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं कि जो हमारी जो ऑडियंस है वो आगे अपने डाइट में इस्तेमाल करे तो उनका जो बेली फैट है या वेट जो उनका गेन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सके? जी, तो आज का जो डिस्कशन था बहुत इफेक्टिव था। मुझे भी लगता है कि मैं कुछ आप तक पहुंच पाई, ऑडियंस तक पहुंच पाई हूँ। तो अगर आपको या किसी को भी वेट लॉस करना है और थोड़ा सा फैट कम करना है, तो कुछ सिंपल टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो कुछ ना कुछ तो 100% आपको हेल्प होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है वाटर इनटेक। वो आपको ध्यान देना है कि आप सब डाइट कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन पानी अगर आप नहीं पियोगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो नहीं निकलेंगे। इसके लिए कम से कम 2 to 3 लीटर्स का वाटर इनटेक आपको डेली करना ही है। पूरे दिन में आप उसको स्पेस आउट कीजिए, एक ही साथ 1 लीटर नहीं पीना है, पूरे दिन में उसको डिवाइड कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। अगर आपको कोई भी फैमिली स्ट्रेस है या पर्सनल है या आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस है, आई अंडरस्टैंड, हम उसके ऊपर कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं ला सकते, लेकिन स्ट्रेस से कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग या कंप्लीटली मैल नरिशमेंट, बिल्कुल नहीं खाना, ये दोनों भी एक्सट्रीम चीजें हो सकती है। इसके लिए अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, या तो कुछ ना कुछ रेमेडियल चीजें कीजिए, जैसे कि मेडिटेशन है या म्यूजिक सुनिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या काउंसलर से मिलके क्या एग्जैक्ट रीजन है स्ट्रेस का ये फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली आपकी हेल्थ उससे इफेक्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो है स्लीप। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ेगा और उससे भी आपका वेट पुट ऑन हो सकता है। तो लोग बोलते हैं जैसे मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ या मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। आपको ये चीज ध्यान देखनी है। अगर 2 ही घंटा नींद हो रही है या रात भर नींद ही नहीं आती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ऑफिस के वजह से, तो ये
सुबह उठने के बाद ये आप चेक कीजिए कि उठते ही आपको फ्रेश फील हो रहा है या डल फील हो रहा है। अगर डल फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी में जो रिजुविनेशन प्रोसेस है सेल्स का वो 100% नहीं हो रहा है। तो स्लीप देखना है कि मिनिमम 5 से 7 घंटे आपकी नींद प्रॉपर हो रही है रात में, तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगी पॉजिटिवली। ये थर्ड ट्रिक है। हाँ, स्लीप के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन ये बता सकती हूँ कि रात को अगर आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर दूध नहीं जम रहा है तो हल्दी आप थोड़ा सा गर्म पानी में भी डाल के अगर पियोगे तो उससे भी आपको नींद में हेल्प होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा ये डिवाइस है जो बहुत प्यार है हमें उससे, मोबाइल, रात को सोते वक्त भी हम उसको स्क्रॉल करते हैं अंधेरे में, तो वो आपको बंद करना है, क्योंकि उससे आपके आंखों का जो डायलेशन है प्यूपिल्स का वो बढ़ जाता है और नींद पे इफेक्ट होता है। तो ये एक चीज है। नेक्स्ट चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, थकना चाहिए। शरीर अगर आपका थकेगा नहीं तो वो रिजल्ट नहीं देगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, योगा, वॉक, एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट आपके शरीर को थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ दे दो ताकि रिजल्ट आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ करने के बाद भी अगर आप कमिटेड नहीं हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप पहले 10 दिन बोलते हैं ना, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, मुझे वेट लॉस करना है, 10 दिन तक वो मोटिवेशन रहता है, फिर चला जाता है। ये ध्यान रखना है कि आपकी शरीर आपका जैसे गाड़ी है और आपको वो गाड़ी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो उसका मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। तो ये मेंटेनेंस करने के लिए ये जो भी पिलर्स मैंने डिस्कस किए, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड वाटर इनटेक, इस पे अगर आप ध्यान देते हो तो 100% एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा वेट लॉस आप जरूर कर सकते हो, सिंपल वे में। तो स्नेहा जी, बहुत अच्छी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है। जितनी भी देखने वाली ऑडियंस है वो जरूर ये सारी चीजों को फॉलो करेगी। इनफैक्ट मैं खुद भी ये सारी चीजों को फॉलो करूंगा। आपने जो अभी तक चीजें बताई है मैं खुद ही अनफॉलो करता हूँ। मैं सोने का टाइम जो है वो बराबर नहीं है, वो सारी चीजें, पानी पीने का भी बराबर नहीं है, पर आपने जैसे कहा कि बिल्कुल ये सारी चीजों को फॉलो करूंगा। तो स्नेहा जी, आप आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे बुलाया आपने प्लेटफॉर्म पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एंड आई एम श्योर इट विल ग्रो एंड प्रॉस्पर। थैंक यू। थैंक यू।